हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी जी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है अवनीश जी। अवनीश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वहां पर थे। दो सभाएं उन्होंने संबोधित की, समस्तीपुर और बेगूसराय में, और दोनों में उन्होंने ना तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया कि ऑपरेशन सिंदूर हमने कैसे किया, और न ही वहां के रोजगार पर उन्होंने कोई बात भी नहीं करी, बल्कि उन्होंने कहा कि हम रील डेटा इतना सस्ता हमने कर दिया है कि अब सब लोग रील बना रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो क्या रील बनाना रोजगार हो सकता है? और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का जो पूरा एक कुनबा है, 20 लोग हैं, 20 लोग स्टार प्रचारक बनाए गए हैं बिहार चुनाव के लिए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट वहां दिखाने की कोशिश हो रही है। तो क्या समाजवादी पार्टी के कैंपेन करने से बिहार में कोई परिवर्तन की लहर जो बह रही है या और बढ़ेगी क्या तेजस्वी के फेवर में? देखिए, दो चीजें हैं, दोनों का अलग अलग जवाब दे देता हूं। एक तो जो बात प्रधानमंत्री की रैली की हो रही है, उस बात में समझना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री को भी ये समझ में आता है। आपको याद होगा, वो बिहारी ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने पहली बार ये बात कही थी कि मैं ओबीसी हूं। उससे पहले नरेंद्र मोदी ने कभी खुद को ओबीसी कह करके संबोधित नहीं किया था। बिहार की धरती थी जहां पर चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने अपने आप को ओबीसी कहा था, और तब से फिर ये कहा जाने लगा कि भाई सबसे बड़ा ओबीसी फेस है वो, सबसे बड़ा ओबीसी फेस है। वरना नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय माना जाता था। जैसे आज की डेट में हम योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करते हैं, लंबे दौर तक वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय थे, आरएसएस के चहेते थे, पूरी जो हिंदी आइडियोलॉजी को मानने वाले जो भी संगठन है उन सब के चहेते थे। अब जब वो दोनों रैलियों में जाते हैं, वहां बात नहीं करते, क्योंकि ये बातें बहुत बार हो चुकी है। रोजगार और विकास की बात प्रधानमंत्री ने बहुत बार कही है, एम्स के शिलान्यास की बात भी कही गई है। अब ये बात बार बार कही गई, उसके एडवर्स में मीम्स रील्स बनने शुरू हो जाएं, उनके खिलाफ एक अलग नैरेटिव बनना शुरू हो जाए, मुझे लगता है इससे परहेज करने की कोशिश इस बार की गई है। आपको याद होगा, प्रशांत किशोर एक जो है जुमला बताते हैं वहां की एक चीनी मिल का, जहां पर वो ये कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहलवाया कि भाई इस जगह चीनी मिल दोबारा शुरू होगी और उसकी जो चीनी होगी उसी वो डाल करके मैं चाय जो है वो पीऊंगा। तो वो हुआ नहीं, वो मौका तो आया नहीं। वो 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वादा किया था। तो अब वो वादे कैसे, वो वाले वादे आप कैसे कर सकते हैं? वो वाले वादे आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो मुद्दे छेड़े वो दिलचस्प थे। अच्छा, वो आप जो बात अभी सुनील जी कह रहे थे, ये बात सही है कि वहां का जो इक्वेशन है, आप देखिए ना कि 90 से लेकर के उससे पहले तक 10 साल में 5 सवर्ण मुख्यमंत्री बदले वहां पर। 10 साल में 5 सवर्ण मुख्यमंत्री वहां बदले। वो चाहे भगवत झा आजाद रहे हों, चाहे सत्येंद्र सिन्हा रहे हों, या और भी तमाम सारे नाम में, विश्वेश्वरी दुबे रहे हों और जगन्नाथ मिश्रा रहे। अब इन तमाम नामों में तब्दीली हुई, लेकिन उसके बाद जब मंडल की आंधी आई और उसके बाद लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और उनके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, 15 साल तक ये एपिसोड चला। 2005 में नीतीश कुमार है, और उसके बाद यानी करीब 30-35 सालों तक ये सिलसिला अब तक नहीं टूटा है। और वो प्रतिनिधित्व की बात करिए तो वो दिखता भी है। बीजेपी की प्रॉब्लम ये है कि उनका वोटर वही है और वही इंटैक्ट है जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो चुनाव लड़ते हैं। उन चुनाव लड़ने वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी जो एल्गोरिदम है वो सवर्ण उम्मीदवारों को सूट करता है, और इसीलिए उन पर चाहे भूमियार हो, राजपूत हो या कायस्थ हो, इस तरह की जातियों पर खासतौर पर उम्मीदवारी के लिहाज से उनकी निर्भरता है। और उनको इसीलिए एक इकोसिस्टम की जरूरत बार बार जेडीयू के साथ पड़ी है बिहार के अंदर, कि जेडीयू जो है वो अतिरिक्त ओबीसी वोट और ईबीसी वोट उनके साथ लेकर के आता है। और बहुत लंबे समय तक तो जेडीयू को मुस्लिम वोट भी मिलता रहा बिहार के अंदर, जब तक वो नरेंद्र मोदी का खुलेआम विरोध करते रहे। तो वो स्टैंड भी उन्होंने लिया। आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बिहार में प्रचार के लिए नहीं आने दिया। वो उनके साथ जब वो प्रधानमंत्री घोषित हो गए तो उन्होंने उनसे एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ लिया। तो ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बिहार के अंदर हुई हैं। लेकिन अगर उसी तरीके से अब इस बात पर आया जाए कि भाई आखिर समाजवादी पार्टी या इसके लोग, तो प्रधानमंत्री इसका जिक्र नहीं कर सकते, और शायद इसीलिए उन्होंने जन नायक वाली बात कह दी। वो बात अलग है कि कल से ट्वीट्स पर लगातार वायरल है कि बहुत सारे बीजेपी के लोगों ने उनको भी जन नायक कहा है। असली जन नायक वही हैं।
हाँ, मतलब आप अगर वोटर्स के मूड की बात करें, जो रिजल्ट्स आए हैं उनकी बात करें, तो आप कह सकते हैं जिसको जनता स्वीकार कर ले, कर्पूरी ठाकुर को स्वीकार किया तो चंद्रशेखर ने सार्वजनिक तौर पर उनको जननायक कहा, और वही जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ उनका नाम जुड़ गया। तो अब समाजवादी पार्टी की बात रहे, दो स्टोरी चल रही है इसको लेकर देवकी जी। पहली स्टोरी है कि जो बात आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत इंटैक्ट होकर के एक साथ एकजुट होकर चल रहा है, ये बात तो बिहार के लिए ठीक है कि बिहार में, अच्छा बिहार में पहले भी रहा है, लालू यादव अक्सर रामलीला मैदान में या जो वहां पर चर्चित ग्राउंड्स हैं उनमें जो रैलियां करते रहे, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को, ममता बनर्जी आती थी, ओम प्रकाश चौटाला आते थे, सरदार सुरजीत सिंह आते थे, दक्षिण से हेगड़े साहब आते थे, बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टी, ज्योति बसु आते थे, ऐसे तमाम सारे लोगों को जोड़ कर करके ये दिखाने की कोशिश होती थी तीसरा मोर्चा एक ताकत लालू प्रसाद यादव के नाम पर बिहार में है। वो कोशिश और भी बाद में भी होती रही। अब ये कोशिश इंडिया गठबंधन के साथ अगर होती है और अखिलेश यादव वहां पर कुछ इलाकों में, खासतौर पर ओबीसी इंपैक्ट वाले जो इलाके हैं वहां जाते हैं, तो उसका एक स्वाभाविक असर दिखता है जब आप इंटैक्ट होकर के लगते हैं। लेकिन दूसरी स्टोरी जो यूपी में चल रही है वो ये चल रही है कि इस लिस्ट से आखिर यादव परिवार के कई महत्वपूर्ण सदस्य क्यों गायब। ये कहानी सुबह से लगातार ये चल रही है कि शिवपाल यादव, रामगोपाल और धर्मेंद्र यादव को इस सूची से बाहर क्यों किया गया। तो क्या परिवार में फिर से एक बार वो खटपट शुरू हो गई जो 2022 के पहले चल रही थी, क्योंकि आपको पता है कि परिवार के अंदर जो खटपट हुई उसके दो सबसे बड़े कारण थे कि एक बार अखिलेश यादव ने तय किया कि परिवार के लोगों को ज्यादा टिकट नहीं देंगे, उसमें अपर्णा भी थी, अपर्णा भी टिकट चाहती थी, उनको टिकट नहीं मिला, वो नाराज होकर के खुलेआम बीजेपी में चली गई। लेकिन शिवपाल यादव के साथ दूसरी दिक्कतें थी तो वो उस तरीके से नहीं गए, टिकट अंत में उन्होंने समाजवादी पार्टी का अडॉप्ट किया। तो लेकिन ये फिर से नैरेटिव बनने लगा कि आजम खान के पार्टी में आने के बाद, और क्या अखिलेश यादव इस बात से कहीं दो कदम पीछे खींच रहे हैं कि शिवपाल और आजम, चूंकि उनकी ट्यूनिंग अमर सिंह को लेकर के या उसके बाद के समय में बीच बीच में बनती बिगड़ती रही। शिवपाल जब अमर सिंह के साथ जाते रहे तो आजम शिवपाल से दूर हुए, और फिर जब अखिलेश के खिलाफ गोलबंदी बनती रही तो आजम और शिवपाल एक साथ आ गए। अखिलेश जेल में मिलने नहीं गए सीतापुर में कभी आजम से, लेकिन शिवपाल कई बार गए। ये सब चीजें हुई। लेकिन अब जब लिस्ट बन रही है उसमें तमाम सारे लोगों के नाम है, उसमें शिवपाल और रामगोपाल का नाम नहीं है, धर्मेंद्र यादव का नाम नहीं है, तो वो एक नैरेटिव यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। कुछ सत्ता पक्ष के लोग भी फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है, ये होता है। अवनीश जी, आपसे अंतिम सवाल लूंगा कि आखिर जो उत्तर प्रदेश से, जैसा अभी सुनील शुक्ला जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में कोई टिकट नहीं मांगा, जिस तरीके से बीजेपी गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर टिकट मांग रहे थे, संजय निषाद टिकट मांग रहे थे, तो क्या ये एक रणनीतिक चाल है कि हम टिकट ना मांगे, हो सकता है पता नहीं क्या स्थिति पैदा हो तो हार, मान लीजिए हमको हार मिल जाए तो उसका असर बिहार का, हार का असर उत्तर प्रदेश में ना पड़े 2027 में। देखिए, दो तीन चीजें हैं। बिहार के लिए बात समझना बहुत जरूरी है कि जो ये आंकड़ों की का खेल है, खासतौर पर छोटी पार्टियों का खेल है, ये बहुत दिलचस्प तब हो जाता है जब मामला बहुत क्लोज आता है। जो पिछली बार 2020 में हमने देखा था कि बहुत क्लोज मामला था, 10 सीटों का अंतर था। अगर हम पार्टी और मुकेश सहनी तब एनडीए के साथ थे, अगर इनकी पार्टी शिफ्ट कर जाती तो सरकार दूसरी की बनती, 10 सीटों का ही अंतर था। तो ऐसे में आप जब छोटी पार्टियों को, चाहे वो एनडीए में कुशवाहा जी की पार्टी है या मांझी जी की पार्टी है, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि अगर कल को किसी को 222-25 सीट अगर महागठबंधन को मिल जाए और उनको भी सरकार में शामिल होने का ऑफर मिल जाए तो वो शिफ्ट कर जाएंगे, या वो नहीं शिफ्ट करेंगे, उनके विधायक शिफ्ट कर जाएंगे, जो उनके साथ ओवैसी जी की पार्टी के साथ हुआ। उनके सारे के सारे, एक को छोड़कर के सारे विधायक आरजेडी में मर्ज हो गए। तो ये पॉलिटिकल परिस्थितियां आ सकती है, और ऐसे में जब आप छोटे विधायक दल के रूप में उस स्टेट में जाते हैं, जैसे बीएसपी 2 बार के अंदर और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बनते थे, वो पूरी की पूरी जो विधायक दल था वो उनकी पार्टी में मर्ज कर जाता था। तो वो खतरा यहां भी है नंबर्स को लेकर के। दूसरा, अगर आज आप इंडिया गठबंधन में वहां से सीट मांगेंगे तो कल आपको उत्तर प्रदेश में उनको सीट देनी पड़ेगी। ये स्थिति देखिए झारखंड के रूप में आया, तो राहुल गांधी ने इंटरफेयर किया, वरना जेएमएम कम से कम 1 दर्जन सीटों पर जो सीमावर्ती है वहां पर उम्मीदवार लड़ाने की तैयारी कर चुका था। घोषणा कर दी गई थी कि चुनाव लड़ेंगे। वो 6 सीटें मांग रहे थे, एक भी सीट उनको नहीं मिली गठबंधन।
नाराजगी भी जताई गई। फिर ये भी नैरेटिव चलने लगा कि भाई हेमंत सोरेन जो है वो मुलाकात कर रहे हैं एनडीए के नेताओं से, मे भी कि वो जो है नाराज होकर के शिफ्ट कर जाए। ये तमाम सारी बातें नैरेटिव डेवलप किए जाने लगे। तो ये बिहार के अंदर सबसे बड़ा खतरा, और इसलिए बिल्कुल पॉलिटिकल रिस्क नहीं ले सकते थे। और जो बात सुनील जी कह रहे हैं, बात बिल्कुल सही है कि आप चाहते हैं कि सब अच्छा अच्छा हो। मतलब सबको समझ में आता है कि बिहार का परिणाम अगर बदल जाए, बंगाल का परिणाम जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए, असम का अगर पक्ष में आए, तो जो नैरेटिव लोकसभा के बाद हरियाणा और वहां के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में डैमेज हुआ, जिसके नाते जो मोराल हाई था विपक्ष का, वो मोराल डाउन हुआ, वो बात यहां पर स्टैब्लिश ना हो पाए चाहे कैसे भी। इसीलिए वोट चोर का मामला भी एक कदम पीछे किया गया, क्योंकि सबको समझ में आया कि ये मुद्दा ठीक है कि है, लेकिन अंत में तो आपको चुनाव लड़ना है। चुनाव का बहिष्कार करने तो जा नहीं रहे, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव लड़ना है तो उन्हीं गिवन नंबर्स के साथ, मतदाताओं के साथ लड़ना है। तो अब आप उसमें चाहे वो रोजगार का नैरेटिव लाइए, वो चाहे ओबीसी ईबीसी का नैरेटिव ले आइए, इसको ला करके सफलता हासिल करिए। और एक और चीज मैं कहूंगा, जो सवर्णों को लेकर के बात हो रही थी, बहुत साफ तौर पर आंकड़े बताते हैं। बिहार में 2020 के चुनाव में 64 सवर्ण विधायक, यानी करीब 26%, और लोकसभा के 2024 के चुनाव में भी 40 में से 12, यानी करीब 30% जो लोकसभा के सांसद है वो सवर्ण। ये बीजेपी एनडीए को बहुत साफ तरीके से दिखाई दे, और ये कांग्रेस पार्टी के साथ भी है। कांग्रेस पार्टी ने भी शहरी सीटों पर, ज्यादातर सीटों पर, मुझे लगता है करीब 90% सीटों पर सवर्ण उम्मीदवार ही उतारे हैं। आप देख लीजिए, संजय तिवारी बक्सर से लड़ रहे हैं, अजीत शर्मा भागलपुर से लड़ रहे हैं, ऐसे और भी कई सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सीट आइडेंटिफाइड थी, और वहां अगर आप ये कैंडिडेट नहीं उतारेंगे तो आपको जीत नहीं मिलेगी। इसीलिए तो एक कोलैबोरेशन है कि जेडीयू, चिराग पासवान और मांझी जी या कुशवाहा जी ये ईबीसी ओबीसी वोट लेकर के आएंगे, और हम सवर्णों को इंटैक्ट रखेंगे। और एक और चीज, पीके फैक्टर भी था। सवर्णों को इतनी बड़ी संख्या में टिकट देने के पीछे भी एक फैक्टर था, क्योंकि बार बार ये बात हो रही थी कि चूंकि पीके खुद सवर्ण जाति से आते हैं, तो ऐसे में पीके के नाते उनके जो उम्मीदवार या जो भी वो इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट कर रहे थे, कुछ कुछ जगहों पर उनके लोग लड़ाई में बताए जा रहे हैं, उन जगहों पर वो फॉरवर्ड्स का ही वोट पहले हासिल करें, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल बातें वो कर रहे हैं उनसे पहले वही तबका कनेक्ट होता है। तो अगर वो 2-1% भी डैमेज हुआ तो वो उसकी रिकवरी कहां से हो? तो इनकी मजबूरी, अगर कैंडिडेट ऑप्शनल तौर पर इन्होंने ओबीसी या किसी और ईबीसी से दे दिया हो तो मुश्किल और खड़ी हो। तो जो पॉलिटिकल गेम या रिस्क अखिलेश यादव यूपी में ले रहे थे, वो बीजेपी बिहार में लेने की स्थिति में नहीं है, और इसीलिए वो आंकड़ा इतना लंबा चौड़ा है एनडीए का।